आज के इस विस्तृत चर्चा में हम्म हम एक ऐसे विषय की परत खोलने वाले हैं जो जो अक्सर बहुत सी गलतफहमियों और रहस्यमयी धारणाओं का शिकार रहता है। बिल्कुल। हमारे पास जो आज अध्ययन सामग्री है, चैप्टर 2 फेथ यानी विश्वास जो असंभव को संभव बनाता है, वो कोई दार्शनिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, वो बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक है। बिल्कुल, बल्कि यह कुछ बेहद गहरी पंक्तियों का एक संग्रह है। ये सामग्री मुख्य रूप से विश्वास मतलब फेथ के पीछे काम करने वाले मनोविज्ञान और उसकी पूरी कार्यप्रणाली को समझाती है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि असल में विश्वास का निर्माण कैसे होता है। हाँ, और ये मानव मस्तिष्क के भीतर कैसे काम करता है। जो भी इंसान अपने जीवन में कुछ बड़े और असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिना इस जानकारी के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। एकदम से यह अध्ययन उन लोगों के लिए है जो सूचनाओं के भारी भरकम बोझ तले दबे बिना सीधे उस मुख्य विचार तक पहुंचना चाहते हैं, जो चीजों को बिल्कुल साफ कर दे। मतलब एक आहा पल का अनुभव करना चाहते हैं। और वही हमारा उद्देश्य भी है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। इस सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत सीधे और यथार्थवादी दावे से होती है। इसमें लिखा है, फेथ कोई जादू नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर समाज में इस शब्द को सुनते ही दिमाग में किसी चमत्कार या किसी जादुई छड़ी की तस्वीर बनती है। लोग ये मानकर चलते हैं कि विश्वास किसी बाहरी शक्ति का नाम है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस सामग्री ने शुरुआत में ही उस पुरानी और भ्रामक धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि विश्वास कोई ऐसी चीज है जो या तो किसी इंसान के पास जन्म से होती है या फिर अचानक किसी दिन एक वरदान की तरह मिल जाती है। हाँ, जैसे कोई गिफ्ट मिल गया हो। ठीक वैसे। लेकिन ये पार्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, एक मेंटल स्टेट है। और जब किसी चीज को मानसिक अवस्था कहा जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस पर मानव मस्तिष्क का नियंत्रण हो सकता है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नजरिया है, दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी इंसान अपने भीतर जानबूझकर विकसित कर सकता है। अगर ये एक मानसिक अवस्था है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे ठीक वैसे ही ट्रिगर किया जा सकता है जैसे क्रोध, खुशी या दुख की अवस्थाओं को ट्रिगर किया जाता है। ये किसी बाहरी चमत्कार पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने ही दिमाग की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है क्योंकि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी वापस इंसान के कंधों पर डाल देता है। और लोग अक्सर जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर विश्वास कोई जादू होता तो कोई भी व्यक्ति ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता था कि मेरे पास तो वो जादुई शक्ति है ही नहीं। सही बात है, बहाना बनाना आसान हो जाता। लेकिन चूंकि ये एक मानसिक अवस्था है तो ये किसी मांसपेशी यानी मसल की तरह हो जाती है। कोई भी इंसान विशालकाय मांसपेशियों के साथ पैदा नहीं होता। उसे जिम जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एकदम सही कसरत, अनुशासन और खुराक से उसे बनाया जाता है। उसी तरह इस सामग्री के अनुसार विश्वास भी एक ऐसी ही मानसिक मांसपेशी है जिसे लगातार अभ्यास से आकार दिया जा सकता है। और ये अभ्यास कैसे करना है ये भी इसमें बताया गया है। हाँ, अब ये सामग्री इस बात को सिर्फ सिद्धांत तक सीमित नहीं रखती, बल्कि ये भी बताती है कि ये कसरत असल में करनी कैसे है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का हिस्सा। बिल्कुल। यहाँ अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का जिक्र आता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार सोचता है, उसे महसूस करता है और उसे लिखता है, तो उसका अवचेतन मन उस जानकारी को एक वास्तविक सच के रूप में स्वीकार करने लगता है। यह हिस्सा मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सोचने की बात नहीं की गई है, बल्कि महसूस करने और लिखने की भौतिक क्रिया को भी जोड़ा गया है। असल में हमारा जो अवचेतन मन है वो तार्किक स्तर पर काम नहीं करता। मतलब वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। वो चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड की तरह ये विश्लेषण नहीं करता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या संभव है और क्या असंभव है। वो सिर्फ उस जानकारी को एक आदेश के रूप में स्वीकार करता है जो उसे पूरी तीव्रता और भावना के साथ दी जाती है। तो जब इस पाठ में लक्ष्य को बार बार सोचने की बात कही गई है, तो ये असल में दिमाग को एक स्पष्ट दिशा देने की प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन सिर्फ विचार ही काफी नहीं होते, क्योंकि दिन भर में तो इंसान के मन में हजारों विचार आते जाते हैं। वही तो, जब उस विचार के साथ महसूस करना जुड़ जाता है
तो वो विचार एक अनुभव बन जाता है। अवचेतन मन के लिए एक काल्पनिक अनुभव और एक वास्तविक अनुभव में बहुत ही कम अंतर होता है। बशर्ते उसमें भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हों। एकदम सही। और फिर जब लिखने की बात आती है तो ये उस मानसिक विचार को भौतिक दुनिया में आकार देने का सबसे पहला कदम होता है। हाँ, लिखना एक तरह से उसे सच करने की शुरुआत है। लिखना एक ऐसी क्रिया है जो इंसान को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आती है और उसके ध्यान को पूरी तरह से उस एक विचार पर केंद्रित कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना मुझे एक समुद्री जहाज का उदाहरण बहुत सटीक लगता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कि इंसान का चेतन मन उस जहाज का कप्तान है जो ऊपर डेक पर खड़ा है और दूरबीन से दिशा तय कर रहा है। समझ रहा हूँ। और अवचेतन मन उस जहाज का इंजन रूम है जो सबसे नीचे गहराई में है। बहुत बढ़िया तुलना है ये। हाँ, तो इंजन रूम में काम करने वालों को ये नहीं पता होता कि जहाज असल में कहाँ जा रहा है, बाहर मौसम कैसा है या समंदर में कितनी लहरें हैं। उनका दुनिया से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। बिल्कुल, वे सिर्फ और सिर्फ कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार सोचता है, लिखता है और उसे गहराई से महसूस करता है, तो वो असल में कप्तान के रूप में इंजन रूम को एक बहुत ही स्पष्ट, सख्त और अंतिम आदेश भेज रहा होता है। और चूंकि इंजन रूम यानी अवचेतन मन कभी कोई सवाल नहीं पूछता। हाँ, वो अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में लगा देता है, ये मानकर कि यही असली वास्तविकता है। इस उदाहरण को अगर आगे बढ़ाएं तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि इंजन रूम कभी भी कप्तान से ये नहीं कहता कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है या हमारे पास पर्याप्त ईंधन नहीं है या ये यात्रा असंभव है। बिल्कुल, इंजन रूम का काम सिर्फ उस आदेश को वास्तविकता में बदलना है। ये अध्ययन सामग्री ठीक इसी बात को समझाना चाह रही है। तो जब जानकारी बार बार गहरी भावनाओं के साथ और पूरी स्पष्टता से लिखकर अवचेतन मन तक पहुंचाई जाती है, तो अवचेतन मन उस लक्ष्य को भविष्य की किसी संभावना के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है। हाँ, वो ये मान लेता है कि ये लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है। और जब एक बार अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है, तो इंसान के काम करने का तरीका, उसके फैसले, उसके भीतर की ऊर्जा और उसका पूरा व्यवहार उसी सच के इर्द गिर्द अपने आप ढलने लगता है। उसे फिर खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। बिल्कुल, बल्कि उसका अवचेतन मन उसे उस लक्ष्य की ओर खींचने लगता है। सही का। अब यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सामग्री आगे बताती है कि इस पूरी मानसिक अवस्था को गढ़ने के लिए 3 मुख्य तत्वों की जरूरत होती है। 3 मुख्य तत्व। इसमें लिखा है कि विश्वास पैदा किया जा सकता है रेपिटेशन यानी दोहराव से, इमोशन यानी भावनाओं से, और सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत से। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। दोहराव की बात तो समझ में आती है कि किसी एक ही विचार को बार बार मन में लाना, लेकिन अगर हम सिर्फ दोहराव पर ही निर्भर रहें तो वो तो एक मशीन की तरह रटने वाली बात हो जाएगी। हाँ, वो बहुत मैकेनिकल हो जाएगा। इंजन रूम को आदेश तो मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई तीव्रता नहीं है, इसलिए इसके साथ भावनाओं और सेल्फ टॉक का जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में इन तीनों तत्वों में से किसी एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब तीनों का होना अनिवार्य है? बिल्कुल। सबसे पहले अगर केवल दोहराव की बात करें तो यह किसी घने जंगल में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। एक नया रास्ता। पहली बार जब कोई व्यक्ति उस घने जंगल से गुजरता है तो बहुत सारी झाड़ियां, कांटे और रुकावटें होती हैं। चलना बहुत मुश्किल होता है, रास्ता साफ नहीं होता। लेकिन जब वो उसी रास्ते पर बार बार चलता है तो धीरे धीरे एक पगडंडी बन जाती है और फिर उस पर चलना आसान हो जाता है। हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। तो बार बार एक ही विचार सोचने से दिमाग में उस विचार का एक पक्का रास्ता बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि इस पाठ में स्पष्ट किया गया है, सिर्फ दोहराव काफी नहीं है। वो दूसरी चीज यानी भावनाओं की बात करता है, क्योंकि भावनाएं उस विचार में प्राण फूंकने का काम करती हैं। हाँ, वे ऊर्जा हैं। बिना भावनाओं के एक विचार सिर्फ एक सूखी जानकारी है, जैसे जैसे बिना आग के ईंधन। जब कोई इंसान अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है और उसके पूरे होने की खुशी, उस उत्साह या उस सुकून को आज इसी पल गहराई से महसूस करता है, तब जाकर वो विचार अवचेतन मन की गहराई तक उतरता है। एकदम सटीक बात कही आपने।
भावनाएं ही वो भाषा हैं जिसे अवचेतन मन सबसे अच्छी तरह समझता है। और यहीं पर वो तीसरा तत्व सामने आता है जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। आप सेल्फ टॉक की बात कर रही हैं? हाँ, सेल्फ टॉक यानी खुद से की जाने वाली बातचीत। बाहरी दुनिया से तो लोग अक्सर बहुत सकारात्मक और अच्छी बातें कर लेते हैं। दुनिया के सामने तो हर कोई आत्मविश्वास से भरा दिखना चाहता है। लेकिन जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, जब वो रात को सोने से पहले अपने विचारों के साथ होता है, तब उसके मन के भीतर क्या चल रहा होता है, ये बहुत जरूरी सवाल है। बहुत जरूरी। ये सेल्फ टॉक ही है जो दिन के 24 घंटे इंसान के भीतर एक पृष्ठभूमि संगीत यानी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलती रहती है। अगर ये म्यूजिक डरावना है तो पूरा माहौल डरावना हो जाता है। बिल्कुल। अगर दोहराव भी है, भावनाएं भी हैं, लेकिन जो खुद से होने वाली बातचीत है वो शक और शंकाओं से भरी है, तो वो पूरी प्रक्रिया वहीं नष्ट हो जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। एक अटूट विश्वास का निर्माण तभी होता है जब इंसान का ये आंतरिक संवाद उसके लक्ष्य के पूरी तरह से समर्थन में हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। सेल्फ टॉक असल में इंसान के लिए एक अंतिम रक्षक या फिल्टर का काम करता है। एक फिल्टर की तरह। हाँ, दुनिया में हर दिन अनगिनत नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं। कई बार निराशाजनक परिस्थितियां सामने आती हैं। ऐसे में ये इंसान का सेल्फ टॉक ही होता है जो ये तय करता है कि उस बाहरी निराशा को, उस बाहरी हार को अवचेतन मन तक जाने देना है या नहीं। अगर खुद से की जाने वाली बातचीत सकारात्मक, दृढ़ और विश्वास से भरी है, तो बाहरी दुनिया की कोई भी रुकावट मन पर गहरा असर नहीं डाल पाती। सही कहा। इसलिए इस सामग्री ने इन तीनों दोहराव, भावनाओं और खुद से बातचीत को एक साथ एक ही समीकरण में रखा है। तो जब कोई व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य को दोहराता है, उसमें सकारात्मक भावनाएं भरता है और अपने भीतर चलने वाले संवाद को उसी लक्ष्य के इर्द गिर्द केंद्रित रखता है, तब जाकर उस मानसिक अवस्था का जन्म होता है जिसे विश्वास का नाम दिया गया है। और यही वो विश्वास है जो असंभव को संभव बनाता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया सुनने में जितनी तार्किक है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। हाँ, कहना आसान है पर करना मुश्किल। और इसी चुनौती को ये अध्ययन सामग्री अपने अगले हिस्से में बहुत ही बेबाकी से सामने रखती है। इसमें एक बहुत ही गंभीर और विचार करने वाली पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? डर और विश्वास साथ नहीं रह सकते, एक चुनना होगा। ये बहुत गहरी बात है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां आकर कई लोगों की यात्रा रुक जाती है। इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हर चीज में एक सुरक्षा कवच खोजना चाहता है। इंसान हमेशा एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि वो अपने मन में 90% विश्वास और 10% डर, जिसे वे प्रैक्टिकल होना या बैकअप प्लान कहते हैं, दोनों एक साथ रखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये पार्ट किसी भी तरह के समझौते से पूरी तरह इनकार करता है। बिल्कुल इनकार करता है। अगर हम इस बात को एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये मनोविज्ञान और प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम की ओर इशारा करता है। प्रकृति का नियम? हाँ, कोई भी दो बिल्कुल विपरीत ताकतें एक ही समय में एक ही जगह पर अपना पूरा अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती। जैसे रोशनी और अंधेरा? एकदम सही। इसे रोशनी और अंधेरे के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक कमरा या तो पूरी तरह से अंधेरे में हो सकता है या फिर उसमें रोशनी हो सकती है। कोई भी एक ही समय में उसी कमरे में पूरा अंधेरा और पूरी रोशनी दोनों नहीं रख सकता। रोशनी के आते ही अंधेरे को जाना ही पड़ता है। डर और विश्वास के साथ भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डर और विश्वास दोनों ही असल में भविष्य को लेकर की जाने वाली कल्पनाएं हैं। दोनों ही उन चीजों के बारे में हैं जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं। ये एक बहुत ही नया नजरिया है सोचने का। डर वो कल्पना है जिसमें इंसान उन चीजों के बारे में सोचता है जो वो नहीं चाहता कि उसके साथ हों, और विश्वास वो कल्पना है जिसमें इंसान उन चीजों के बारे में सोचता है जो वो चाहता है कि उसके साथ हों। तो मानव मस्तिष्क एक ही समय में विफलता और सफलता दोनों की कल्पनाओं पर समान भावनात्मक तीव्रता के साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब कप्तान इंजन रूम को आदेश दे रहा हो तो वो एक ही समय में जहाज को उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में ले जाने का आदेश नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो जहाज कहीं नहीं जाएगा, बस समंदर के बीच बीच गोल गोल घूमता रहेगा और अपना सारा ईंधन खत्म कर देगा। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो इस सामग्री ने यहाँ इस्तेमाल किया है वो है चुनना होगा। यह चुनाव कोई ऐसी घटना नहीं है जो जीवन में एक बार होती है। नहीं, ये रोज की बात है। यह एक निरंतर हर पल किया जाने वाला सक्रिय चुनाव है, एक एक्टिव चॉइस है।
हर नई परिस्थिति में, हर नई मुश्किल में इंसान को ये तय करना पड़ता है कि वो अपने मन में किस विचार को जगह दे रहा है। उस विचार को जो उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है या उस विचार को जो उसे पीछे खींचता है। यह चुनाव करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग का जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है वो सुरक्षा के लिए डर की तरफ ज्यादा झुकता है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो खतरे पहले भांपता है। इसलिए इस डर को हटाने के लिए बहुत ही सचेत प्रयास की जरूरत होती है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है। इस चुनाव की अनिवार्यता का सबसे बड़ा कारण यह है कि अवचेतन मन उलझन में काम नहीं कर सकता, कंफ्यूजन में वो काम नहीं करता। हाँ, इंजन रूम को साफ आदेश चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति एक पल अपने लक्ष्य के पूरे होने का गहरा विश्वास महसूस करता है और अगले ही पल डर के कारण ये सोचने लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो वह उसी इंजन रूम को दो बिल्कुल विपरीत आदेश भेज रहा है। ऐसे में अवचेतन मन की पूरी शक्ति बिखर जाती है। इसलिए इस पाठ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि दोनों भावनाएं एक साथ नहीं रह सकती। डर को मन से पूरी तरह से बेदखल करना ही पड़ेगा, तभी विश्वास अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएगा और उस अवस्था तक पहुंच पाएगा जहां असंभव लगने वाली चीजें भी संभव होने लगती हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? व्यावहारिक जीवन में सबका क्या अर्थ है? ये सबसे अहम सवाल है। ये सामग्री अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हुए एक ऐसी पंक्ति सामने रखती है जो इस पूरे विषय का सबसे बड़ा सार है। इसमें लिखा है, यदि इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तो दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। कि बाहर से अंदर की तरफ काम करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि पहले दुनिया उन पर भरोसा करे। इंसान हमेशा बाहरी दुनिया से ये उम्मीद करता है कि पहले लोग उसके सपनों पर भरोसा करें, पहले उसे कोई बाहर से आकर ये बताए कि वो काबिल है और तब जाकर वो खुद पर विश्वास करना शुरू करेगा। ये पंक्ति वास्तव में इस पूरे अध्ययन का सबसे गहरा और कड़वा सत्य है। दुनिया के पास इतना समय, इतना धैर्य या इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो किसी इंसान के भीतर जाके उसके लिए विश्वास का निर्माण करे। दुनिया के पास खुद के ही इतने काम हैं। बिल्कुल। दुनिया हमेशा एक आईने की तरह काम करती है। वो सिर्फ उस चीज पर प्रतिक्रिया देती है जो इंसान अंदर से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। बाहरी दुनिया हमेशा इंसान के व्यवहार, उसके आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक और उसकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है। और इंसान का वो बाहरी व्यवहार पूरी तरह से उसकी उसी मानसिक अवस्था से तय होता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में विस्तार से बात की थी। हाँ, वो मेंटल स्टेट। अगर इंसान के भीतर ही वो गहरा विश्वास मौजूद नहीं है, अगर खुद उसका अपना अवचेतन मन ही उस लक्ष्य को सच नहीं मानता, तो व्यक्ति के काम में, उसकी शारीरिक भाषा में और उसकी बातों में वो झिझक स्पष्ट रूप से नजर आएगी। और जब दुनिया उस झिझक, उस संदेह को देखती है तो वो भी उस इंसान पर या उसकी विजन पर विश्वास नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं कर पाती। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी बाहरी सहारे या किसी और की मंजूरी का इंतजार करना पूरी तरह से व्यर्थ है। सारी की सारी जिम्मेदारी वापस उसी व्यक्ति के भीतर आ जाती है। उसे सबसे पहले अपने मन के उस इंजन रूम को सही और स्पष्ट आदेश देने की कला सीखनी होगी। अपनी खुद से होने वाली उस आंतरिक बातचीत पर कड़ी नजर रखनी होगी। विचारों के दोहराव में सकारात्मक भावनाओं को भरना होगा और सबसे बढ़कर उस डर को चुन चुन कर बाहर निकालना होगा जो विश्वास की जगह लेने की कोशिश करता है। जब भीतर का ये मानसिक ढांचा चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है, जब इंसान पूरी तरह से ये मान लेता है कि उसका लक्ष्य एक वास्तविकता है, तब उसका बाहरी व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दुनिया को उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास आसमान से टपकने वाली कोई चीज नहीं है। यह मानव मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जिसे पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से बनाया जा सकता है। इसके निर्माण के लिए दोहराव, भावनाएं और सही आंतरिक संवाद की जरूरत होती है। डर को पूरी तरह से समाप्त करना इसकी सबसे बड़ी शर्त है। और अंततः ये सारी प्रक्रिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। दुनिया का किसी व्यक्ति पर विश्वास करना असल में उसके खुद पर विश्वास करने का एक स्वाभाविक परिणाम मात्र है। यह वाकई एक ऐसा नजरिया है जो इंसान को उसकी अपनी क्षमताओं का एक नया आईना दिखाता है। इस अध्ययन ने विश्वास जैसी अमूर्त लगने वाली अवधारणा को एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक रूपरेखा में ढाल दिया है। इसे समझकर कोई भी अपने सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा जो इस अध्ययन की बातों को एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने आज ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि सकारात्मक सेल्फ टॉक और विचारों के दोहराव से एक अटूट विश्वास पैदा किया जा सकता है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर इस बात पर गौर किया है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में
अनजाने में की जाने वाली वो छोटी छोटी शिकायतें, वो नकारात्मक बातें और खुद को कमज़ोर आंकने की जो हमारी आदतें हैं, कहीं वे बिना हमें पता चले हमारे अवचेतन मन में विश्वास की जगह एक बहुत बड़े डर का निर्माण तो नहीं कर रही हैं? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ा डराने वाला सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा मन हर पल कुछ न कुछ गढ़ ही रहा है और ये हमें तय करना है कि वो विश्वास है या डर। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। हमारा मन कभी खाली नहीं रहता, वो हमेशा एक दिशा में काम कर रहा होता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय की गहराइयों को समझने के लिए।